यहीं पे मैंने आपको छोड़ा हुआ था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने एंड के पे बात की थी? मैंने ये कहा था कि जो हमारा हमारा प्रेम्बल है वो किस पे बेस है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस है। किसने लाया था? पंडित नेहरू ने लाया था। इसी को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जनवरी 22 1947 के में अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये इसमें क्या है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में? इसी में इक्वलिटी है, लिबर्टी है, फर्टिनिटी। क्या है हमारा प्रेम्बल? चलो हम देखते हैं। अगर साफ दिख रहा होगा तो ये हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल है। इसमें क्या जिक्र किया गया है देखिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा प्रियम्बल है। ठीक है, हर एक जो भी गवर्नमेंट की किताब होती है उसके पहले पेज पे ये चिपका दिया होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है देखिए। पहली बात, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक मैं इसको करता हूँ मार्क। ठीक है, इसको मैं फ्रेज फर्स्ट नाम याद रखता हूँ, फ्रेज फर्स्ट देता हूँ। सेकंड फ्रेज सॉवरियन, ये वाला सॉवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, वीडियो पास करके आप ही कर लेना। इसको मैं रखता हूँ नाम सेकंड कंपोनेंट, किसका? प्रियम्बल का। एक मिनट, ये हो गया जी आपका सेकंड फ्रेज। तीसरा क्या फ्रेज है? तीसरा हो गया जस्टिस लिबर्टी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी, तीसरा फ्रेज। एंड लास्ट फ्रेज इज दैट हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कब किया जाता है? 26 डे ऑफ नवंबर 1949। यानी चार चीज़ों को मैंने यहाँ पे मार्क किया जो प्रियम्बल में है, जो हमें पढ़नी है तो हमारा प्रियम्बल खत्म। क्या? पहली बात वी द पीपल ऑफ इंडिया, दूसरा सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तीसरा जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फर्टिलिटी, चौथा किस डेट को हुआ था? 26 डे ऑफ नवंबर 1949। हमें क्यों इनके बारे में पढ़ना है? हम इन्हीं चार फ्रेजेस को डिस्कस करते हैं, हमारा प्रियम्बल खत्म। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ते रहना। करते हैं हम इनको डिस्कस। यही चार चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लाई। 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल, इन्हीं को कहा जाता है। कौन से 4 हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया कंपोनेंट नंबर फर्स्ट, किसका? प्रियम्बल का। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है, जो मैंने सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको कहते हैं हम नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, फ्रेज नंबर 3 मैंने लिखवाया था। क्या था फ्रेज नंबर 3? आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट, यानी इंडियन स्टेट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एस्पायरेशंस क्या है, आइडियल्स क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्या क्या है? जस्टिस, क्या क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, यही वही सेम फ्रेज है। और लास्ट कौन सा था? डेट ऑफ इनैक्टमेंट, यानी किस डेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अडॉप्ट कर लिया। आई रिपीट, इन क्रक्स देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन प्रियम्बल, वो मैंने दिखा दिए कौन से। वी द पीपल ऑफ इंडिया पहला था, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स यानी सेक्युलर सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी मैंने दिखा दिया, प्रियम्बल में ही था, मैंने तो खुद कहीं से नहीं लाया। आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, फेज नंबर 3, यानी इट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इंडियन प्रियम्बल। क्या? जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फर्टिनिटी। ठीक है, इनको हम कहते हैं आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। एंड लास्ट इज डेट ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। बोलने का मतलब, ये जो सोशलिस्ट सेक्युलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इनको हम कहते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ये हमारे इंडियन स्टेट्स का नेचर है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, दैट इज जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फर्टिनिटी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और डेट ऑफ इनैक्टमेंट, इनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले बात अगर मैं यहीं पे बात खत्म कर दूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इस वाले फ्रेज नंबर फर्स्ट का ये जो लिखा गया था प्रियम्बल की स्टार्टिंग में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम लोग जो इंडिया के हैं,
दैट मीन्स प्रियम्बल इज टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है हमारे पास, जिसमें ये प्रियम्बल है, ये कहाँ से लाया गया है? ये किसने बनाया है? वही द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने ही ये बनाया। दैट मीन्स प्रियम्बल इज टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ इंडिया, दैट इज द पीपल ऑफ कंट्री। ये खुद ही लोग हैं कंट्री के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया। दैट मीन्स दिस कंट्री इज नॉट गिफ्टेड फ्रॉम एनी फॉरेन पावर। ये कंट्री किसी फॉरेन पावर ने गिफ्ट हमें नहीं किए, ये कंट्री किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें गिफ्ट नहीं किए। ये एक ऐसी कंट्री है जो हमने खुद ही क्रिएट किए, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो खुद ही बनाया, किसी और ने हमें बनाकर नहीं दिया। And this is the first thing that is reflected in the preamble of constitution। यही वो पहली चीज़ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन आप ओपन करोगे वहाँ पे आपको प्रियम्बल दिखेगा। प्रियम्बल को जब आप देखोगे वहाँ पे आपको पहली लाइन दिखेगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इसका क्या मतलब है? सोर्स, SOURC, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया? लोग खुद कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने बनाया था। होगी इसकी कहानी खत्म। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, व्हाट डज दिस मीन? नेचर ऑफ इंडिया स्टेट का क्या मतलब है? नेचर ऑफ इंडिया स्टेट का मतलब है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। हमारी इंडियन स्टेट कैसी है? ये सॉवरेन है, ये सोशलिस्ट टाइप की है, ये सेक्युलर है, ये डेमोक्रेटिक है, ये रिपब्लिक है। और अगर आप प्रियम्बल में ये सारी टर्म्स देखोगे, पीछे ले जाता हूँ मैं, ये जिक्र किया गया है इनके बारे में। सॉवरेन ये है, सोशलिस्ट ये है, सेक्युलर ये है, डेमोक्रेटिक ये है, रिपब्लिक ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने डिस्कस कर दिया। नाउ हम अब पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है? इंडियन स्टेट का नेचर सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ऑल द जो भी ये सारी टर्म्स ऊपर हैं, अगर आप इन पे गौर करोगे, ये सारी की सारी टर्म्स कैपिटल लेटर्स में लिखी गई हैं। एंड देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इनके बीच में कोई कामा नहीं। ये जो मैं कामा डाल रहा हूँ, इनके बीच में कोई कामा नहीं। सारे के सारे लेटर्स पहली बात कैपिटल लेटर्स में लिखे गए। इनके बीच में, यानी सॉवरेन सोशलिस्ट के बीच में कोई कामा नहीं है। यहाँ पे प्रेम्बल में है, कोई कामा नहीं है, कोई भी मार्क इनके बीच में नहीं है। इसका क्या मतलब है? मीन्स सोवरेन को हम सोशलिस्ट से अलग नहीं कर सकते हैं, सोशलिस्ट को हम सेक्युलर से अलग नहीं कर सकते हैं, सेक्युलर को हम डेमोक्रेटिक से अलग नहीं कर सकते हैं, रिपब्लिक को हम डेमोक्रेटिक, यानी हम ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में लिखे गए। पार्ट फर्स्ट, पार्ट नंबर 2, कि इनको हम एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसीलिए तो इनके बीच में कामा नहीं है। इसीलिए तो इनके यहाँ पे क्या आप कामा नहीं देख रहे हो? यहाँ पे आप कामा नहीं देख रहे हो? क्या आप यहाँ पे कामा नहीं देख रहे हो? हर जगह आप कामा देखोगे, लेकिन इनके बीच में कामा नहीं देखोगे। वाई? क्योंकि हम इन सारे के सारे टर्म्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। What does it signifies? It signifies that हम इन टर्म्स को सारे आइसोलेट में नहीं दे सकते, हमें सारी की सारी टर्म्स एक साथ देखनी है। ये है इंडियन नेचर। अगर हमने किसी एक को भी अलग कर दिया, ये जो इंडिया का नेचर है, ये जो इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें बड़े तरीके से वहाँ पे मेंशन की गई है, हम इनको अलग नहीं कर सकते। और जिस दिन हमने इनको सॉवरेन को सोशलिस्ट से, सोशलिस्ट को सेक्युलर से, सेक्युलर को डेमोक्रेटिक से, किसी को भी एक दूसरे से अलग कर दिया, हमारा सिस्टम वहीं पे, जो ये नेचर ऑफ इंडिया स्टेट है, ये सारे का सारा वहीं पे कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतना ही था नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स का मतलब। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स में क्या आता है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनका क्या मतलब है? पहली बात, सारे बोल्ड लेटर्स में लिखे गए, कैपिटल लेटर्स में लिखे गए। दूसरी बात, बीच में कोई मार्क नहीं है। बीच में क्यों नहीं मार्क है कोई? इसका क्या मतलब है? यह हमें ये शो करता है कि हम इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, और अगर हमने एक दूसरे को एक दूसरे से अलग कर दिया, सिस्टम खत्म, कहानी फिनिश। आया इतना समझ में? चलते हैं आगे। फ्रेज नंबर 3, आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट।
ये आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट का क्या मतलब है, ये भी हम देखते हैं सिंपली पीछे प्रेम्बल में। हमारी जो इंडियन स्टेट है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस हो, कोई किसी भी तरीका जस्टिस हो, इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट। हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट सेकंड जो है दैट इज लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव्स, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद है। हमारे थर्ड क्या ऑब्जेक्टिव, दैट इज इक्वलिटी, किस में, स्टेट्स में, किस में अपॉर्चुनिटीज इन जॉब्स में, आगे देखेंगे सब कुछ वो चीज़ें। और कौन सा ऑब्जेक्टिव है, फर्टर्निटी, फर्टर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, जिसको हम कहते हैं ना यूनिटी स्ट्रेंथ, ब्रदरहुड यानी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यानी यहाँ पे याद रखना है, अगर आपको कोई पूछे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कौन सा है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर कोई पूछे आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये सारी चीज़ें याद रखनी। और लास्ट वाली जो चीज़ आती है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर चढ़ा देता हूँ, दैट इज इनएक्टमेंट। पॉइंट नंबर 4 जो मैंने आपको दिखाया, दैट इज 26 डे नवंबर 1949, दैट इज द फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है इस डेट का राज जो ये यहाँ पे लिखा गया है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे इन द सेंस में थोड़ा आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ। हिस्ट्री में क्यों ले जाना है, क्योंकि ये डेट यहाँ पे 26 ऑफ नवंबर 1949 अगर लिखा गया है, क्यों लिखा गया यही डेट, क्या हमारे पास और कोई डेट नहीं थी, लेकिन हमने यही क्यों लिखा, क्योंकि इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए देखते हैं। जो ये डेट है, कौन सी डेट है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अडॉप्ट कर दिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम देखते हैं। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया है 26, एक मिनट, हाँ जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949, यही चीज़ वहाँ पे लिखी गई है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों लिखा गया था, क्वेश्चन इज वाई। सॉरी, ये अडॉप्ट की डेट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इस दिन बनाया गया था। अगर मैं बात करूं अडॉप्ट की 26 नवंबर 1949, यही पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया, ठीक है, कंप्लीट था। अब इसको फोर्स में लाना था। फोर्स में कब लाया, फोर्स में लाया जी ये 26 जनवरी 1950, यानी कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, पॉइंट नंबर फर्स्ट। व्हाट इज पॉइंट नंबर सेकंड, इनेक्टमेंट कब की गई, यानी फोर्स में कब लाया गया, यानी ये कब कहा कि हाँ जी आज के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है, वो कहा गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन आप रिपब्लिक, REPUBLIC रिपब्लिक डे मनाते हो। लेकिन क्वेश्चन है इसी दिन क्यों अडॉप्ट किया गया, ये तो इस दिन बन गया था ना 26 नवंबर 1949 को, अगले दिन फोर्स में लाते, अगले दिन से ही लागू करते, लेकिन इस दिन क्यों लाया 26 जनवरी 1950। हालांकि अगर यहाँ की बात करें 26 नवंबर, उस टाइम कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई थी उसी टाइम पे, जैसे सिटीजनशिप था और भी कुछ चीज़ें बहुत सारी थी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन पोर्शन था ना, यानी सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन को जब कहा गया ना हाँ भाई आज से कंट्री वालों बात सुनो, आज से कॉन्स्टिट्यूशन लागू, वो डेट थी 26 जनवरी 1950। क्या है इस डेट के पीछे राज, उस राज को पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे एक पार्टी बनी थी जिस पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 को ये बनाई गई थी, ठीक है। ये पार्टी किसने बनाई, क्यों बनी, वो हम हिस्ट्री में देखेंगे। लेकिन ये पार्टी हर साल अपने सेशंस करती थी, क्या करती थी, सेशंस करती थी, और जनरली नवंबर और दिसंबर में इसका सेशन हो जाता था और हर साल होती थी, यानी हर साल ये एक जगह बैठती थी, मीटिंग्स करती थी, क्या करना होता था इनको वो कर लेती थी। कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी थी, 1885 को। इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करता हूँ, 1929 का डेट था, साल था। उस दिन एक
सेशन हुआ जिस जगह का नाम था HALORE, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन हुआ, ये एक हिस्टोरिक सेशन माना जाता है। क्यों? जो ये 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सेशन किया, जिस सेशन को हमने लाहौर सेशन बोला। इस सेशन में क्या हुआ, हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक चीज डिक्लेयर कर दी। क्या बोला? कहा कि आज तक हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मतलब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, तंग करते थे, आप सबको पता होगा डिस्क्रिमिनेशन क्या होता था, वो हम हिस्ट्री में देखेंगे। यानी ब्रिटिशर्स ने आज तक हमारे साथ जो कुछ भी किया, आज तक हमने बर्दाश्त किया। लेकिन आज के बाद, आज तक हमने आज़ादी उनसे मांगी, लेकिन उन्होंने इज्जत के साथ नहीं दी। आज के बाद हम एक काम करते हैं। काम क्या है हमारा? आज के बाद एक ही मकसद है, एंड दैट इज पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, SWAR, पूर्ण स्वराज। क्या मतलब है पूर्ण स्वराज का? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उस दिन जो था, उस दिन कहा 26 जनवरी 1930 के आगे। बात को समझना। 1929 में हिस्टोरिक लाहौर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक गोल सेट कर लिया। गोल क्या था? इन्होंने कहा कि आज के बाद हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का क्या मतलब होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इन्होंने कहा 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 हम हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री। किस डेट के दिन? 26 जनवरी 1940 में। क्या हुआ? 1929 का हिस्टोरिक सेशन, लाहौर सेशन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा? बोला हमें चाहिए आज के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अकॉर्डिंगली क्या होता है? अगले साल ही फ्रॉम 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री। अगर पूछा जाए फर्स्ट टाइम कंट्री में इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 26 जनवरी 1930 में। पंडित नेहरू ने कहा ऑल्दो वी डोंट गेट इंडिपेंडेंस टिल नाउ, मैं इस बात को जानता हूं कि हमें अभी तक आज़ादी नहीं मिली, हमारी आज़ादी अभी तक हमें नहीं मिल रही है, ना मिली है आज तक। ऑल्दो वी डोंट गेट इंडिपेंडेंस टिल नाउ मीन्स अभी तक हमें कोई आज़ादी नहीं मिली है। बट दिस डेट, कौन सी डेट? ये वाली जो एक डेट है, ये खुद में ही एक इम्पॉर्टेंस पैदा कर देगी। ये खुद में ही लोग फ्रीडम स्ट्रगल को याद करने लग जाएंगे इस डेट से। शॉर्टकट में पंडित नेहरू ने कहा हमें पता है कि हमें आज़ादी नहीं मिली, बट दिस डेट इज ऑफ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड और गिव फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी इस डेट की यही इंपॉर्टेंस थी, इसीलिए इसी डेट को इनेक्ट कर दिया कहाँ पे? और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहा गया आज के बाद इसी के दिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी इंडिपेंडेंस मनाई जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी डेट को इनेक्ट कर दिया जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं। आ गए समझ में? शॉर्टकट में जल्दी जल्दी एक बार और। 1929 में लाहौर सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस करता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसके बाद एक ही मतलब था। क्या मतलब था? वी नीड पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज क्या है? मतलब हमें आज के बाद आज़ादी चाहिए, और हम इस आज़ादी के दिन को मनाएंगे। कब मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को। हालांकि हम इस बात को जानते हैं कि हमें अभी आज़ादी नहीं मिली है, हालांकि हम इस बात को भी जानते हैं कि हमें आज़ादी अभी तक कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन ये जो डेट है यह हमारे आने वाली पीढ़ी याद रखेगी हमें। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हकीकत में इसको याद रखा और इनेक्ट कर दिया अपने प्रियम्बल में, ये 26 जनवरी 1950, नॉट 1930। बट ये इंसिडेंट, ये लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में। इसको कब कंप्लीट इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम कब इंडिया ने मनाई? 26 जनवरी 1930। ये थी कहानी डेट ऑफ इनेक्टमेंट की। अब पढ़ते हैं हम नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या होता है मैंने आपको बोल दिया इन शॉर्ट, लेकिन अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। जो इंडियन स्टेट्स का पहला नेचर दैट इज सॉवरेन। यानी सॉवरेन का अगर मैं एक सिंपल वर्ड में मीनिंग दूं
कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सॉवरेन का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब, अब मतलब क्या है सॉवरेन का? यानी जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये कोई भी लॉ बना सकती है, कोई भी लॉ नहीं बना सकती है, कोई भी डिसीजन ले सकती है, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। जो इसको मर्जी है ये करेगा, लेकिन इसको कोई बाहर से आके इंटरफियर नहीं करेगा। दैट मीन्स इट कैन मेक or unmake any decision with respect to itself without any interference by any other country। इसका ये मतलब है हम लोगों के लिए लॉ को फ्रेम करेंगे, ठीक है। जब हम इस लॉ को फ्रेम करेंगे, हमें बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमें बाहर वाली कोई भी फॉरेन लोग आके यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते कि आप ये लॉ क्यों बना रहे हो, क्योंकि हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस ली है। हम एक सॉवरेन स्टेट बन गए। पहले ब्रिटिशर्स थे, वो खुद ही लॉ बनाते थे, ना वो यहाँ की सुनते थे ना वो वहाँ की सुनते थे। उनका मकसद क्या होता था? अपना फ़ायदा निकालना, चाहे फिर लोग बाढ़ में जाए, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के साथ ये, उनको लोगों के साथ मतलब नहीं था। उनका मकसद था उनका प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अब हमारी जो कंट्री है ये, और हमें इंटरफेयर नहीं करने देते। हम हिस्ट्री में ये चीज़ देखेंगे, हमें कितना रुलाया गया है वहाँ पे। लेकिन अब इंडिया एक अपनी सॉवरेन कंट्री बन गई, यानी कोई भी लॉ बनाए, हमें फॉरेन से आकर कोई ये नहीं बोल सकता है आप क्यों बना रहे हो। हमारी कंट्री कोई भी पॉलिसी बनाए, हमें बाहर से आके कोई नहीं बोल सकता है कि आप ये पॉलिसी क्यों इनेक्ट कर रहे हो। हमें कोई लॉ बनाने से पहले, कोई पॉलिसी बनाने से पहले ही जाके यूएसए या किसी और कंट्री से कोई परमिशन नहीं लानी है कि हाँ जी हम ये लॉ बना रहे हैं, हाँ जी हम ये पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। हमारी मर्जी है, हम कोई भी लॉ बनाए, हम कोई भी पॉलिसी बनाए, ना हमें कोई बाहर वाला बोलेगा, ना हम बाहर जाएंगे किसी को पूछने के लिए। ये है सॉवरेन कैरेक्टर का मतलब, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इन सिंपल टर्म्स, इफ अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं, व्हाट इज सॉवरेन नेचर ऑफ ए कंट्री? सॉवरेन नेचर simply means if we have to frame laws for the people of our own country, there should be no interference from foreign power from any other country. If we want to make any policy to implement in our country, कोई भी पॉलिसी हो मैं बनाना चाहता हूँ अपनी कंट्री के लिए, for that we don't have to seek permission from the foreign power। हमें किसी फॉरेन पावर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉवरेन कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट यही कहता है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बातें 3-4 मैंने बोल दी, ये याद रखना। चलते हैं आगे। ये एक कैरेक्टर था जिसको हमने सॉवरेन बोला, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम कंप्लीट आज़ाद हैं कुछ भी करने के लिए, और कुछ भी कर सकते हैं और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज डेमोक्रेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? सिंपली मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो इनेक्ट किया गया है 1950s में, वो हमें इंश्योर करता है। इंश्योर क्या करता है? ये एक गवर्नमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट को क्रिएट करना, इस गवर्नमेंट को गिरा देना, इस गवर्नमेंट को या क्रिएट करना चाहे गिरा देना, वो किसके हाथों में? लोगों के हाथों में। पहले मैं समझा देता हूँ डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें इंश्योर करता है क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस, यानी ये गवर्नमेंट अगर मैंने चुनी, इस गवर्नमेंट को अगर मैंने क्रिएट किया, ये एग्जिस्टेंस में रहे या ना रहे, इसको कौन करेंगे? वहाँ के लोग करेंगे, और कोई दूसरी पार्टी नहीं करेगी। ये सारा किसकी वजह से होगा? लोगों की वजह से होगा। जो लोग चाहेंगे वही होगा, और किसके थ्रू होगा? इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। ये हमें पता है, जब भी हमें गवर्नमेंट बनानी पड़ती है हम इलेक्शंस के थ्रू बनाते हैं। एक डेफिनेशन जो हम सभी लोगों को पता है, अगर मैं बात करूं what is democracy? Democracy is the form of government by the people, for the people, of the people। ये है डेमोक्रेटिक का मतलब। ये डेफिनेशन बाय द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन है। इब्राहिम लिंकन ने क्या बोला था जब उसको पूछा गया डेमोक्रेसी क्या होती है? ही सिंपली सेज डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यानी डेमोक्रेसी जो, ये डेमोक्रेसी है,
यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये लोगों की ही होती है और लोग ही इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात समझाता हूँ, देखिए अगर यहाँ पे मैं डेमोक्रेसी की बात करूँ, जिसको कौन बनाते हैं, जिसको लोग वहाँ के बनाते हैं, जिसको कौन गिराते हैं, जिसको लोग वहाँ के गिराते हैं, इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। मैं आगे और अच्छे से समझा दूंगा। अगर मैं इसके एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ABSOLUT एब्सोल्यूट अपोजिट बात करूँ, यानी डेमोक्रेसी के अपोजिट क्या है, डेमोक्रेसी के अपोजिट होती है मोनार्क, MONARCH मोनार्क, या डेमोक्रेसी के अपोजिट जिसको हम डिक्टेटरशिप DICTATORSHIP डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। ये मोनार्क और डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एंड पे मैं बता दूंगा क्या फ़र्क है और आगे हमें पढ़ना भी है। यानी डेमोक्रेसी की मैं अगर बात करूं, यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो लोग ही बनाते हैं, दैट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोग ही बनाते हैं लोग ही गिराते हैं, फिलहाल आप इतना ही याद रखें। लेकिन डेमोक्रेसी के अपोजिट में बात अगर करूं, यहाँ पे एक तरह की गवर्नमेंट होती है जिसको हम मोनार्क गवर्नमेंट कहते हैं या मोनार्की या डिक्टेटरशिप कहते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट कौन सी होती है, इन मोनार्क आर इन डिक्टेटरशिप पीपल डू नॉट रूल। ए डिक्टेटर जो यहाँ का होता है, ही इज द किंग। ये जो यहाँ पे मोनार्क है या चाहे यहाँ पे डिक्टेटर है, कोई भी एक जगह है, ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ, अगर यहाँ पे मोनार्क सिस्टम चल रहा है या यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता है, यहाँ पे इसका मतलब किंग का चलेगा। किंग जो है वही वहाँ का जज है, किंग जो है वही वहाँ का जूरी है, किंग जो है वही वहाँ का एग्जीक्यूटिव है। लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोग वहाँ पे किंग को बोल ही नहीं सकते हो आपने ये लॉ बनाया है, क्यों बनाया है। लोग वहाँ पे किंग को कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। लोग जिस जगह पे किंग को कुछ बोल ना सके, जिस जगह पे वो क्वेश्चन ना कर सके लोग, उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं मोनार्क सिस्टम, या हम उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप सिस्टम। मतलब जो वहाँ का किंग है वही वही जज है वहाँ का, वही वहाँ का जूरी है, वही वहाँ का एग्जीक्यूटिव, जो उसको मर्जी आती है वो कर लेता है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, बेशक यहाँ पे हम गवर्नमेंट को क्रिएट करते हैं, लेकिन हम कल को गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी पूछते हैं, हम गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मोनार्क एंड डिक्टेटरशिप में ये चलता नहीं है। डेमोक्रेसी में ये लोग हैं जिनके जिनके पास सुप्रीम पावर है, ये लोग हैं जिनकी विल पे गवर्नमेंट काम करती है, और यही नेचर है किसका, इंडियन स्टेट्स का, दैट इज डेमोक्रेटिक। इन क्रक्स व्हाट इज डेमोक्रेटिक, सिंपल वर्डिंग, डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये उस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अब ये एक तरह की गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। क्या होता है इसका मतलब, जो लोग ही बनाते हैं, लोग ही गिराते हैं, लोग ही चुनते हैं यहाँ पे। इसी के अपोजिट कौन सी है, मोनार्क सिस्टम है। इसी के अपोजिट कौन सी, डिक्टेटरशिप सिस्टम है। मोनार्क सिस्टम या डिक्टेटरशिप में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पीपल यहाँ के रूल नहीं कर सकते हैं, पीपल डू नॉट रूल। डिक्टेटर जो होता है यहाँ पे सबसे बड़ा होता है, द किंग इज द जज, द किंग इज द जूरी, द किंग इज द एग्जीक्यूटिव, वट एवर द किंग सेज दैट इज लॉ। जो वहाँ पे किंग बोलेगा वो वहाँ का लॉ है। वट एवर द किंग डज इज द लॉ, जो वहाँ पे किंग करेगा वो वहाँ का लॉ है। किंग के एक्शन को कोई कुछ नहीं पूछ सकता है आपने ये क्यों किया, ना ही किंग के किसी काम को कोई कुछ बोल सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये सिस्टम नहीं चलता है, डेमोक्रेसी में ये सिस्टम नहीं चलता है। डेमोक्रेसी में पीपल्स का रूल होता है, डेमोक्रेसी में पीपल्स का रूल सबसे सुप्रीम होता है। दैट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट दैट वी कॉल डेमोक्रेटिक। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक 5 साल सिस्टम है जिसमें हम 5 साल के बाद इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है लोगों की खिदमत करता है, वो लोगों पे रूल नहीं करता है, वो लोगों की खिदमत करता है, लोगों की खिदमत के लिए आया होता है। कौन, जिसको हम 5 साल के बाद इलेक्शंस के थ्रू चुनते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं, अगर जो हमारे पास यहाँ पे एक तरह की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव REPRESENTATIV रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, एक्चुअल में डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है। इस पॉइंट को पहले यहीं पे रख दो। एक्चुअल में हमारे पास डेमोक्रेसी जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है।
इन दोनों को थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। आगे नोट्स में कहीं लिखा होगा, देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे जो एक जगह के, फॉर एग्जांपल ये कोई जगह है, ठीक है, इस जगह के जो सारे लोग होते हैं, ठीक है, कंट्री के जो सारे लोग होते हैं, ये एक जगह पे मिल जाते हैं, ठीक है, एक जगह पे मिल के डिसाइड करते हैं जो इनके लिए सही होगा, ये वो डिसाइड करते हैं, यानी एक सिंगल प्लेटफार्म पे आते हैं और ये डिसाइड करते हैं हमें कौन से रूल्स बनाने, कौन से लॉज बनाने, कौन से रेगुलेशंस बनाने जो हमारे लिए सही होंगे। इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या मैंने कहा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, लोग एक कंट्री के सारे एक जगह पे मिलते हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, अपने लिए लॉज क्रिएट करते हैं जो उनके लिए सही होगा। लेकिन ये पॉसिबल वहीं पे जहाँ पे पॉपुलेशन, POPUL, पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, ये वहीं पे पॉसिबल है, तभी तो कंट्री के लोग आएंगे, किसी जगह पे मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ पे इंडिया की तरह जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, क्या वहाँ पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है, ये वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे भी लोग ही रूल करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोगों ने रूल किया, यहाँ पे भी लोग ही रूल करते हैं, किसमें, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। लेकिन डायरेक्टली नहीं करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, REPRESENT, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं। क्या मैंने बोला, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग एक जगह आते हैं, रूल बनाते हैं, क्या करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन पॉसिबल वहाँ नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया में तो पॉसिबल है ही नहीं, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, यहाँ पे भी लोग ही रूल करते हैं, यहाँ पे ही लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, किसके थ्रू, इसलिए तो मैंने कहा हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये भी याद रखना। मतलब लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाता है, पार्लियामेंट में जाता है और वहाँ पे फिर लॉज वगैरह क्या करना होता है वो कर लेते हैं इन लोगों के लिए। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये थी शॉर्टकट में डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। चलते हैं आगे, बट ये याद रखना कि इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों, हमारे लोग यहाँ पे इनडायरेक्टली चुनते हैं, किनको, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वही क्या करते हैं, आगे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ पे जाके लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो भी बनाने होंगे वो बनाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल यहीं पे है क्योंकि यहाँ पे लोग, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हालांकि ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है, देखिए ये यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे नहीं ऐड करना, ये आएगा डेमोक्रेट के साथ, ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर ही देखें सर। रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट जो होता है इसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ये प्रेसिडेंट जो भी होता है ना, ये इलेक्टेड होता है, ये हेरिडिटरी इन नेचर नहीं होता है। यानी आगे मैं आपको बताऊंगा हेरिडिटरी इन नेचर क्या होता है। ये जो हेड ऑफ स्टेट है, ये प्रेसिडेंट जो होता है, ये इलेक्टेड होता है, कोई मोनार्क, कोई किंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे यूके में है, क्वीन है, वहाँ पे मोनार्क सिस्टम अभी चल रहा है। रिपब्लिक के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है। इन रिपब्लिक वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल, यहाँ पे सवर्जिनिटी SO है, ठीक है, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सवर्जिनिटी इन द पीपल, नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्या मीनिंग इन दो सेंटेंस का हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं APJ अब्दुल कलाम की, अगर APJ अब्दुल कलाम की मैं बात करूं, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। उनके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई थी, उनके बाद प्रणब मुखर्जी थे, प्रेजेंटली रामनाथ कोविंद थे। एक सीक्वेंस मैंने लिया, पहले अब्दुल कलाम, दूसरे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, थर्ड प्रणब मुखर्जी, प्रेजेंटली रामनाथ कोविंद।
यानी जो ये प्रेसिडेंट्स हैं ये इलेक्टेड हैं, पहले ये बंदा था, बाद में ये बंदा आया, बाद में ये बंदा आया, बाद में ये बंदा आया। मतलब ये सारे के सारे इलेक्टेड हैं। क्या है ये? इलेक्टेड हैं। ये कोई हेरिडिटरी इन नेचर नहीं है। मतलब हेरिडिटरी का क्या मतलब होता है? पहले बाप, फिर उसका बाप, फिर उसका बाप, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। ये जो सीक्वेंस, फैमिली सीक्वेंस चलते हैं, उस तरह का यहाँ पे रिपब्लिक में नहीं है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? जो हेड ऑफ स्टेट होता है यानी प्रेसिडेंट, ये इलेक्टेड होता है। ये हेरिडिटरी इन नेचर नहीं होता है, ये मोनार्क नहीं होता है, ये डिक्टेटर नहीं होता है। इट इज़ सिंपली द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। और इनको हर 5 साल के बाद, 5 साल के बाद चुना जाता है। हम इनको आगे हम इनके बारे में डिटेल पढ़ने हैं, बट यहाँ पे रिपब्लिक शॉर्टकट में मुझे बोलना था, वो मैंने बोल दिया। जैसे ब्रिटेन की अगर हम बात करें, ब्रिटेन में रिपब्लिक वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे रिपब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन में है, वो वहाँ की क्वीन है। कौन है? QUEEN, वहाँ की क्वीन है। और वो जो क्वीन है वो हेरिडिटरी इन नेचर है। क्वीन वहाँ की इलेक्टेड नहीं है, वो हेरिडिटरी इन नेचर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ की, अपने इंडिया की मैं बात करूँ, पहले कोई, बाद में कोई, फिर कोई, सारे के सारे 5 साल के बाद बिल्कुल इलेक्ट होके आते हैं और यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट बनते हैं, जिसको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका मतलब जो ये पहला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, इन रिपब्लिक वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, इन दी पीपल, याद रखना, एंड नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग। इसका मतलब अल्टीमेट सोवर्जन किसके हाथ में? यहाँ के लोगों के हाथ में, लोगों, पीपल्स के हाथ में यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कल को आप चाहते हो कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कल को आप चाहते हो कि आप गवर्नर ऑफ इंडिया बन जाओ, क्या ये जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, क्या ये गवर्नर का ऑफिस है, ये किसी के लिए रिजर्व किया हुआ है? ना, ये किसी भी बंद, यहाँ पे कोई भी बंदा जा सकता है, यहाँ पे कोई भी बंदा आराम से जा सकता है, थ्रू इलेक्शन, थ्रू प्रोसेस, वहाँ पे अंदर आराम से जा सकता है। ये जो पब्लिक ऑफिस वहाँ का है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का हो, चाहे वो गवर्नर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का, ये सबों के लिए ओपन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी यहाँ पे जा सकता है। इलेक्शन लड़ो जी, आप जाओ इलेक्शन, इलेक्शन जीत जाते हो, आप कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, आप कल को गवर्नर बन जाओगे, आप कल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हो। लेकिन आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है और आपको इन ऑफिस में जा सकते हो आप आराम से, एज ए कॉमन सिटीजन आप इलेक्शन लड़ो, आप कल को प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। यानी यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, जिसको हम रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं, यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, वो एक इलेक्टेड मेंबर होता है। वो कोई हेरिडिटी इन नेचर नहीं होता है। किसकी तरह? ब्रिटेन की तरह। ब्रिटेन में कौन है? क्वीन है। और क्वीन क्या है? हेरिडिटी इन पोजिशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल मेंशन है। यहाँ पे डेफिनेशन एक लिखी गई है। What is socialist? It indicates the incorporation of philosophy of socialism. किसकी philosophy? Socialism की, which aims at elimination of inequality in income and states and standards of life. और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सोशलिस्ट की डेफिनेशन दी है। किस जजमेंट में दी है ये आपको ज़रूर याद रखना है। DS नकारा केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट का मेन मकसद क्या है? ये सोशलिज्म क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में क्या कहा था? सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कब किए गए थे? ये वाला पार्ट जो है, क्या ये पहले ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में था? इस सारे को हम अगले लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल के लिए रखते हैं इतना ही, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। थैंक यू।